ये 8th पॉडकास्ट फिज़िक्स पॉडकास्ट बस शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। और अभी तक आपने वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास ये सभी कर लिया हुआ है। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोलिजन पे। तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट के अराउंड कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, कुछ सीरीज़ भी चल रहे जो गोल्फ से रिलेटेड होगा, वहाँ पे भी फोर्स ऑफ इम्पैक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो बहुत मज़ा आ जाएगा आप एक बार देखोगे तो। लेकिन अगर हम लोग मैकेनिक्स के हिसाब से, इम्पैक्ट के हिसाब से, कोलिजन के हिसाब से, मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि इस पूरे चैप्टर में क्या कैसे हो सकता है। ठीक है। तो कहानी शुरू होगी इम्पैक्ट से, लेकिन उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपसे क्या उम्मीद रखूँगा या मैं क्या अप्रोच चाहूँगा कि आप डायरेक्ट कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, फलाना कोलिजन के पचड़े में ना जाएं। पहले आप फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को समझें और मोमेंटम कंजर्वेशन को समझें। उसके बाद अपने आप गलतियां क्या कर जाते हैं यहाँ पे, शुरुआत ही कर लेते हैं, अच्छा दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ये बीच वाला है इसके लिए। बेटा वो बाद में चीजें आएंगी। कोलिजन जो हुआ और जो फोर्सेस आए वो एक जनरल अप्रोच पे चलेगा। किसी भी तरह का कोलिजन हो वो वैसे ही लाइन पे उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा और मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही तरीके से सब जगह अप्लाई हो रहा होगा। तो सबसे पहले वो तो सीख ले जो हर जगह एक जैसा अप्लाई होना है। उसके बाद फिर उसको कैटेगराइज करेंगे, अच्छा तुम ठीक है डायरेक्ट हो गए कोलिजन, तुम भाई इनडायरेक्ट हो गए, तुम इलास्टिक हो गए, तुम इन इलास्टिक हो गए। मैं तो वहीं से कहानी शुरू करता हूँ कि कितने टाइप के कोलिजन होते हैं। अब कहते हो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये दो तो एक्सट्रीम्स हुए। ऐसे देखा जाए तो देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ कोलिजन, या ऐसे देखा जाए तो एक डायरेक्ट है और एक ऑब्लिक है। नो, हमें यह समझना है कि फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या है, उसके वजह से कैसे मोमेंटम चेंज होता है और कैसे हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा आइडिया होगा जिस पे आपको चलना है। ये जैसे आप परफेक्ट कर लेते हो देन इसके एप्लीकेशंस पे आप बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमें समझने की ज़रूरत है ना। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताऊं कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। मोमेंटम कंजर्वेशन की भाई जब नेट फोर्स जीरो होगा तो आप मोमेंटम कंजर्व कराते हो, सिस्टम हो या बॉडी हो या जो कुछ भी लिख रहे हो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए। अगर नेट फोर्स जीरो है तो आप मोमेंटम को कंजर्व रखते हैं, चेंज इन मोमेंटम नहीं होने देते हैं। ठीक है। बात आती है फोर्स ऑफ इम्पैक्ट से कि कोलिजन है तो कोलिजन के केस में मतलब फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा, चाहे वो जिस भी वजह से आ रहा हो, क्रिकेट में हो, गोल्फ में हो, टेनिस में हो, बैडमिंटन में हो, जहाँ पे भी हो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आ रहा है तो फोर्स ऑफ, चाहे बिलियर्ड्स में हो, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आ रहा है तो कोलिजन की वजह से आ रहा है। इसके लिए एक ही रूल है कि फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल आएगा, क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो जब तक दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो इम्पैक्ट वाला फोर्स नहीं आएगा। दूर से डिजिटल इम्पैक्ट नहीं होता भाई। ठीक है। डिजिटल इम्पैक्ट नहीं होता, सच में कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होना है। ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको। ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट हुआ तो वो ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगा। अब अगर दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करता है तो दोनों बॉडी के मोमेंटम में ह्यूज चेंज देखने को मिलेगा आपको। दोनों बॉडी के मोमेंटम में ह्यूज चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों पे फोर्स जबरदस्त वाला है। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ तुरंत आएगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि अगर एक दूसरे ने, मतलब मैं ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों में कोलिजन हुआ है तो जितना इस पे आया होगा उतना ही इस पे भी आया होगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब किसी को इम्पैक्ट देना चाहते हैं आप तो इस चीज से ज्यादा काम उस चीज पे करना है कि बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाइएगा। मेरी बात समझ रहे? किसी को अगर इम्पैक्ट देना है तो दोनों को बराबर फोर्स आएगा, ये तो पक्की बात है। जो ज्यादा बर्दाश्त कर पाएगा, जो ज्यादा संभाल पाएगा वही जीतेगा। लाइफ में भी ये चीजें होती है। कई बार हम इम्पैक्ट देने के खैर बिच थर्ड लॉ है, जितना इम्पैक्ट देंगे उतना इम्पैक्ट मिलेगा भी आपको। तो उसको संभालने का वो रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वहां पे भी यही होगा, जो बड़े बॉल छोटे बॉल के अंदर कोलिजन हो, बहुत छोटे और बहुत बड़े बॉल के बीच में कोलिजन, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट दोनों में बराबर आ जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन का आएगा। ठीक है। कोई एक बॉडी डिफॉर्म हो सकता है जो बहुत कमजोर है, कुछ है। ठीक है। तो चलो ये बात यहाँ पर खत्म होती है। तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ख्याल रखिएगा। तो अगर फोर्स ऑफ इम्पैक्ट आया तो किसी एक फोर्स पे, एक बॉडी पे देखोगे तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, और वो चेंज इन मोमेंटम देगा ही देगा।
लेकिन अगर एक सिस्टम एज्यूम कर ले और लीनियर कोलिजन जैसा है, एक ही लाइन पे दो बॉडी आ रहा है, ऐसा टक्कर मारा, तो इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। अब आप देखो दो बॉल के बीच में कोलिजन हुआ है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। अब ये कोलिजन कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, बीच वाला हो, मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना। अगर ये ऐसा चल रहा है, ये इसके पीछे चल रहा है और कोलिजन हो गया, तो m1v1 प्लस m2v2 दिस इज द फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियली एक u से चल रहा था u1 और दूसरा u2, तो m1u1 प्लस m2u2 लिख सकते हैं ना। हाँ, अब u1 u2 अलग अलग आएगा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि किस तरह का है, वो कितना रिटेन कर पा रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना हो तो वो किसी भी कोलिजन में एक ही अप्रोच पे लगेगा, फोर्स ऑफ इंपैक्ट एक ही तरीके से आएगा। यहां तक बात समझ आ रही है। तो अब देखो यहीं से क्या होगा, अलग अलग तरह के कोलिजन। अब मान लो कि भाई वेलोसिटी इस लाइन पे है और कोलिजन का लाइन इंपैक्ट दूसरा हो गया। ठीक है, मतलब सेंटर पे हिट ना होकर के दूर हिट किया तो ऑब्लिक जैसा मामला बन जाएगा। फिर भी हमें वहां पे वही एक्सिस ढूंढने हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किधर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, किधर नेट फोर्स जीरो है उधर हम मोमेंटम कंजर्व करा दे। तो डायरेक्ट कोलिजन में नॉर्मली हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा के काम कर लेते हैं। जैसे थोड़ा टेढ़ा ऐसा हिट होगा, जैसे बिलियर्ड्स में कॉर्नर पे ऐसा मारते हैं, है ना। तो कॉर्नर पे अगर हम मारते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसा कॉर्नर पे हिट किया तो एक इधर गया, एक ऐसा चला गया। तब हम दोनों बॉडी के मोमेंटम को अलग अलग कंजर्व कराने की कोशिश करते हैं। तो अलोंग द टेंजेंट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि इंपैक्ट का फोर्स तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल आया है, तो अलोंग द टेंजेंट दोनों पे नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि फोर्स ऑफ इंपैक्ट किस डायरेक्शन में आता है और कैसे मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया एक एग्जांपल जो हमें मिलता है कि वेज है, उसको स्मूथ सरफेस पे रख दिया, एक बॉल किसी हाइट से गिराई आपने, अब टक्कर हुआ, अब आपको बॉल का मोमेंटम कंजर्व कराना है, किधर होगा, वेज का कंजर्व कराना है, किधर होगा, दोनों सिस्टम का मिला के सिस्टम है उसका कराना है, किधर कंजर्व होगा। तो वहां से एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि एक्चुअली ये चेंज इन मोमेंटम मिल क्यों रहा था। जैसे ही आप इस चीज को कर लेते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन में आप परफेक्ट हो जाता है। एक बात का ख्याल रखना, जब भी फोर्स ऑफ इंपैक्ट आता है तो इंपल्सिव फोर्स, वही कहते हैं, अगर एक बॉडी पे अगर फोर्स ऑफ इंपैक्ट आया बड़े छोटे टाइम के लिए आया, तो बहुत छोटे टाइम के लिए आया, तो एफ डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब टोटल इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, टोटल इंपैक्ट ऑफ दैट फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, जो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो लिखते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको ऐसा प्रूव भी करने की कोशिश करो कि इस पे इंपैक्ट आया, इस पे इंपल्स आया, चेंज इन मोमेंटम, इस पे इंपल्स आया, चेंज इन मोमेंटम, दोनों इक्वेशन लिखेंगे तो कैंसिल होकर के लिखेगा इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज होगी। तो फर्स्ट पार्ट में आप इंपैक्ट, मोमेंटम, कोलिजन, ठीक है, इंपल्स, इसमें अपने आप को परफेक्ट करिए कि भाई हमें मोमेंटम कंजर्व कराने में कोई परेशानी नहीं हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इंपैक्ट लिखने में कोई परेशानी ना हो। और जब भी फोर्स ऑफ इंपैक्ट आता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स उसको माना जाता है, तो छोटे मोटे उसके कंपैरिजन में जो छोटे मोटे फोर्सेस है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा चलता रहता है, ऐसा होता है आपके लाइफ में भी। कोई बहुत कीमती आ जाए तो छोटे मोटे लोगों को भूल जाते हैं। तो फिजिक्स में भी ऐसा बहुत यूज फोर्स इंपैक्ट को ऐसा ही माना जाता है कि बहुत आपके लाइफ में भी कोई बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है तो छोटे मोटे लोगों को भूल जाते हैं, आप एकदम से भूल जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी है कि अगर बहुत तगड़ा इंपैक्ट आ रहा है, एक इंपैक्ट है, तो एम जी नेग्लेजेबल। नॉर्मल, अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी सिंपल एम जी के टर्म्स में सिंपल आ रहा है तो वो भी नेग्लेजेबल हो जाएगा। कई बार देखोगे फ्रिक्शन नॉन इम्पल्सिव हो गया, तो ये जरूर समझ लेना इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव कब कैसे होना है। इतनी चीजें जब कर लेते हैं आप परफेक्ट हो गए मोमेंटम कंजर्वेशन लिखने में, फोर्स ऑफ इंपैक्ट का डायरेक्शन लिखने में, लाइन लिखने में आप एकदम परफेक्ट हो गए, एकदम प्रो बन गए हो। तो आप अब उसकी कैटेगरी पे जाओ कि हाँ भाई अब इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहा, इसमें नहीं रहा, तब आपको पता लगेगा। तब उसके कहते हैं मतलब एक तरह से एनालिसिस शुरू हो गई कि आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या क्या हुआ, उसके बेसिस पे आपने अलग अलग कैटेगरी बनाई। ठीक है, तब एक टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि अगर दो बॉडी एक दूसरे को कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन हो रहा है, मतलब दोनों कोई ना कोई उसको अप्रोच तो कर रहा होगा, दोनों रेस्ट पे नहीं होंगे। तो जितनी वेलोसिटी से अप्रोच करते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलाइड, जो अप्रोच कर रहा है और जो भाग रहा है, या दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो u1 प्लस u2, अदरवाइज u1 माइनस u2। तो बेसिकली ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच a first body with respect to second body along the common normal, इस बात का ख्याल रखना
क्योंकि एक बॉल को ऐसा सीधा फेंक दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अगर वो बॉल चलता जा रहा है, जी है नहीं, तो ज़मीन के साथ कोलिजन होगा ही नहीं, तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट होगा ही नहीं, तो यहाँ वेलोसिटी अप्रोच क्या, जीरो। अगर सीधा गिराया तो v इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, लेकिन एंगल पे मारा तो y कॉम्पोनेंट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, x नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच समझ लेना है। फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि भाई अगर टक्कर हुआ तो दोनों साथ आए होंगे, तो टक्कर हुआ, कोलिजन हुआ तो दोनों साथ हो आए, और बाद में अगर अलग होते हैं तो डेफिनेटली सेपरेट हुआ है, और अलग होंगे ही होंगे अगर वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो जब अलग होंगे वो, ठीक है, तो एक बॉडी सेपरेट होने की कोशिश कर रहा होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक्चुअली वो भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ सेकंड, जो भी लिख सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है आप देखेंगे। अब उसके बाद अब आते हैं कि अच्छा भाई साहब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह गया, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल बराबर रह गया, मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूरिंग द कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी तेरा बैलेंस था, नो। ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्मेशन हो गया होगा, उसके बाद उसके अगेंस्ट वर्क डन में कुछ काइनेटिक एनर्जी गई होगी। जैसे वो फोर्स रिमूव होता है, वो डिस्कनेक्ट होते दोनों एक दूसरे से, तो वो शेप रीगेन करेगा। अगर वो पूरा रिटेन कर लेता है, पूरा रीगेन कर लेता है, तो वापस काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी मिल जाती है। तो हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया भाई। जितना भी डिफॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी गई, अगर वो जरा भी रीगेन ना हो पाए तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, और उसके बीच वाला लिख दिया। तो डिपेंड करता है जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितने से वो अलग होगा और कितने से मिला था, कितने से अलग होगा और कितने से मिला था। अगर ये रिलेट करते तो यहीं से वो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मामला लिखते हैं आप, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखेंगे आप वहाँ से, ठीक है। तो कहानी प्रारंभ होगी। उसके बाद हाँ आपने लिख लिया, तो अब आप परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, सारे फॉर्मूले, डेफिनेशंस, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आप अपनी डायरी में लिखिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाएगा कि अलग अलग पार्ट ऑफ द फिजिक्स में, इवन इन रोटेशनल मैकेनिक्स भी आपको एंगुलर इम्पल्स, ये सभी चीज़ें मिलेंगी, है ना। और कहीं ना कहीं से एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा और बेहतर कर देगा, क्योंकि आपके जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा और भी मतलब वाइड हो गया होगा। आप और भी अलग तरीके से सोच पाएंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि ये कोलिजन क्यों बदलना, ये मोमेंटम क्यों बदला, ये कौन सा इम्पैक्ट वाला फोर्स था। ये नहीं कि सिर्फ m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 फलाना फलाना, और ये कोलिजन e1 e0 फलाना, वो आखिरी में आएगा, वो अपने आप समझ आ जाएगा। इसके पहले की चीज़ जहाँ पे ध्यान देनी है वो देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट, जितना नाम इम्पैक्टफुल रखता है उतना ये टॉपिक भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है, और बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी ऑब्लिक कोलिजन वेज में टक्कर वक्कर लग रहा हो तो आप सीधा उसको वैसा सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, वो सबसे बेहतर तरीका होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादातर फिजिक्स की बात की। उसके बाद आप जेई वाले हों, नीट वाले हों, अपने नीट अपने जेई वाले हों, सभी आप उसमें लग जाएंगे, तो अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल के क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर वापस मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने फिजिक्स की बात की, है ना, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो आने वाला होगा, अब हम रोटेशनल की तरफ बढ़ रहे होंगे, जिसको एक में नहीं खत्म करेंगे हम लोग, 2-3 पॉडकास्ट रखेंगे उस पर, 2-3 मतलब एक सीरीज में चलाएंगे उसको, तो वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, शेयर लाइक जरूर कर दिया करिए, अगर हमारी बातें आपको समझ आती है तो कमेंट जरूर करा करिए। और बहुत सारी सीरीज़ हम प्लान भी करें, बहुत सारे सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, बट बहुत सारी सीरीज़ अभी पड़ी हुई है, वो आना है, जिसमें कि भी साइंटिस्ट के बारे में उनकी बहुत शानदार कहानियाँ जो आपको इंस्पायर करे उस तरह से नहीं, सच वाला है, मतलब इंस्पिरेशन उस तरह से है कि भाई आपके दिमाग को इंस्पायर कर दे। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए एकदम मोटिवेटेड फील के उसके बाद कहानी समाप्त होगी। जो थोड़े टाइम के लिए जो मोटिवेशन मिलता है ना, आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर, वहाँ पे वो तुम्हारी एनर्जी चूज के कुछ ऐसा बनता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो चलिए फिर, आपका मैंने बहुत समय ले लिया, अब चलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई भी करिए, मस्ती करिए, जो भी कर रहे शिद्दत से करिए, ध्यान से करिए, पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं आपसे।